बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर बीटा बेस्ड लेक्चर नंबर 5 हम स्टार्ट करने लगे हैं। इससे पहले हमने जो है चैप्टर नंबर 1 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को स्टार्ट किया हुआ है और हम देख रहे हैं जी कि हमारे पास अभी तक हमने जो चीज़ें स्टडी की हैं उसमें अकॉर्डिंगली यही चीज़ें हैं कि हमारे पास जो टेक्निक्स हैं हमारे पास सेल को स्टडी करने के लिए वो क्या हैं, वो किस तरह से वर्क करती हैं और उनमें हम कौन-कौन सी टेक्निक्स को यूज़ करते हुए हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं चीज़ों को कि हमारे पास कौन-सी चीज़ों को हमने किस तरह से स्टडी करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने अगर माइक्रोस्कोप की रेज़ोल्यूशन को बढ़ाना था तो हमने क्या कहा, हम स्टैनिंग को यूज़ कर देते हैं, ठीक है? रिज़ॉल्विंग पावर उसकी बढ़ जाती है। फिर हमने स्टैनिंग में कहा जी हम 2 तरह की स्टेन्स यूज़ कर सकते हैं, हर एक स्ट्रक्चर के लिए डिफरेंट स्टेन यूज़ कर सकते हैं। फिर हमने कहा कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर्स मौजूद होती हैं जब उनको हम जो है अगर फ्रैक्शनली जो है सेपरेट करके स्टडी करना चाहें तो फिर उसके लिए हमारे पास फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आ जाती है। हम अगर सेल्स को ग्रो करके फ्रॉम अ सिंगल सेल नंबर ऑफ सेल्स जो हैं वो ग्रो करके हम उनको स्टडी करना चाहें तो फिर हम टिश्यू कल्चरिंग कर सकते हैं। अगर उसी का सेल्स को हमने सेपरेट करना हो, मीन हमारे पास कोई मिक्सचर हो स्ट्रक्चर्स का, तो हम क्रोमेटोग्राफी यूज कर सकते हैं और हमने चीजों को सेपरेट करना है मॉलिक्यूल्स को ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज, तो हम उसमें हमारे पास किसको यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस को यूज कर सकते हैं। फाइनली हमने ये स्टडी किया कि हम माइक्रोमीटरी को यूज करते हुए और माइक्रो डायसेक्शन को यूज करते हुए चीजों को स्प्लिट कर सकते हैं और उनको मेजर भी कर सकते हैं, उनका साइज वगैरह। उसके बाद हमने जब स्ट्रक्चर्स की बात की तो हमारे पास क्या हुआ कि हमने ये चीजें स्टडी करना स्टार्ट कर दी कि हमारे पास जो प्लांट सेल उसकी आउटर मोस्ट लेयर जो थी सेल वॉल थी और एनिमल सेल की आउटर मोस्ट लेयर हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो हमने इन दोनों की एनाटॉमीज को स्टडी कर लिया। उसके बाद हम जो है आज हम स्टार्ट करने लगे हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर। हमने इससे पहले हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हमने स्टडी कर लिया कि हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास किस तरह से वर्क कर रहा है। तो आज हमारा जो बेसिकली लेक्चर जो है बेस कर रहा होगा वो बेस कर रहा है जी हमारे पास फर्दर जो हमारे पास स्ट्रक्चर्स हैं लाइक गोल्जी बॉडीज हैं और हमारे पास बाकी सारी स्ट्रक्चर्स हैं, हम उनको स्टडी करेंगे। तो हमारे पास गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, परऑक्सीसोम, ग्लाइकोसोम्स आज का हमारा जो टॉपिक है वो इसी के ऊपर बेस करता है, क्योंकि ये सारी स्ट्रक्चर्स एक दूसरे से हमारे पास इंटरलिंक्ड है और दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स अकॉर्डिंग टू योर बोर्ड प्रोस्पेक्टिव एंड अकॉर्डिंग टू योर ईटा पर्सपेक्टिव। क्यों? क्योंकि इनसे हमारे पास अक्सर चीजें आ जाती हैं। सो लेट्स स्टार्ट कि हमारे पास गोल्जी अपैरेटस क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि आपको चीजों के डुअल नेम्स याद रखने हैं। आपको चीजों के डुअल नेम्स याद होंगे तो आप कोई भी ईटा का जो है ऑब्जेक्टिव जो है वो बेटर तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि ईटा में मोस्टली जो है हमारे पास डुअल नेम्स को टारगेट किया जाता है। तो गोल्जी ऑपरेटर्स इज आल्सो नोन एज डिक्टियोसोम, ठीक है? तो आपके पास जो डिक्टियोसोम्स होते हैं वो हमारे पास या इस तरह से पूछा जा सकता है, डिक्टियोसोम्स आर आल्सो टर्म्ड एज गोल्जी ऑपरेटर्स। तो आपको ये चीज हमारे पास अगर के हमारे पास रिमेंबर होगी तो आप ये ईटा का क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो। सो गोल्जी apparatus was discovered by Camillo Golgi in 1898. तो these are the two important things जो कि हमने ईटा के पर्सपेक्टिव से पहले भी डिस्कस कर लिया है कि आपको जो है डिस्कवरर मीन साइंटिस्ट का पता होना चाहिए और आपको डेट का पता होना चाहिए। तो अभी तक हमने 3 क्वेश्चंस हमारे पास इसमें से आगे फ्रॉम द वेरी स्टार्ट ऑफ द टॉपिक। द वेरी फर्स्ट वन इज द गोल्जी apparatus is also known as dictyosomes and the Golgi apparatus was डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जी इन 1898। अब हुआ क्या कि हमारे पास जो कैमिलो गोल्जी बेसिकली हमारे पास स्टडी कर रहा था इसको, तो वो बेसिकली जो है सेल के हमारे पास एनाटॉमी को स्टडी कर रहा था। वो बेसिकली इसके एम्स में नहीं था कि वो हमारे पास गोल्जी अपैरेटस को स्टडी करे। तो जब उसने स्पेशल स्टेन्स यूज की, स्पेशल स्टैनिंग टेक्निक्स यूज की, तो हमने क्या पढ़ा था हमने माइक्रोस्कोपी में कि मोस्ट ऑफ द बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स जो होती हैं वो हमारे पास क्या होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, उनको हम माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते। तो वो तभी हमें दिखती हैं जब हम क्या करते हैं स्टैनिंग टेक्निक्स अप्लाई करते हैं। अब क्या हुआ कि हमारे पास जब गोल्जी ने हमारे पास क्या किया, कैमिलो गोल्जी ने हमारे पास यूज की स्टैनिंग टेक्निक्स, तो उसने देखा जी कि वहां पे कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स हैं जो कि इससे पहले हमारे पास कभी भी डिस्कस नहीं की गई हैं। मगर क्या है कि उसने फिर इसको जब देखा, उसने क्या किया, लिटरेचर से इसको स्टडी करना शुरू किया। तो उसने देखा कि लिटरेचर के अंदर इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। सो ही नेम्ड इट एज ऑन हिज नेम एज गोल्जी अपैरेटस। गोल्जी उसका अपना नाम था गोल्जी अपैरेटस मीन गोल्जी की मशीन। अब क्या हुआ कि हमारे पास फाउंड वर्चुअली इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स। अब उसके बाद उसने जो है बाकी सेल्स को स्टडी करना शुरू कर दिया और उसमें उसने ये चीज डिस्कवर की कि हमारे पास ये ऑल यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर मौजूद है, जिनके अंदर और इसकी जो हमारे पास जो स्ट्रक्चर्स हैं, इट कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स बेसिकली, स्टेक्स ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंडेड सेक्स,
ठीक है, स्टेक्स होते हैं, स्टेक एक दूसरे के ऊपर रखी हुई चीजों को हम कहते हैं, ठीक है। फ्लैटेंड मीन फ्लैट स्ट्रक्चर्स हैं हमारे पास, मेम्ब्रेन बाउंडेड सेक्स हैं, सेक्स मीन हम थैले को कहते हैं। तो हमारे पास मेम्ब्रेन बाउंडेड सेक्स हैं और वो हमारे पास क्या है, स्टेक्स ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेन से, दो चीजों से, एक हमारे पास मेम्ब्रेन बाउंडेड सेक्स और दूसरी फ्लैटेंड सेक्स हैं, जिनको हमने क्या कहा जी, हमारे पास कहा सिस्टर्ना, ठीक है। सिस्टर्नी हमारे पास जो होती है, दी सिस्टर्नी टुगेदर विद एसोसिएटेड वेसिकल्स आर कॉल्ड गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो हमने जैसे कहा कि आपके पास गोल्जी, आपकी जो स्ट्रक्चर होती है, गोल्जी बॉडी होती है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है, गोल्जी बॉडी इज आल्सो नोन एज गोल्जी कॉम्प्लेक्स। उसके अंदर दो चीजें हैं, एक है आपके पास सिस्टर्नी और दूसरी आपके पास है जी फ्लैटेंड सेक। तो आज हमारे पास एसोसिएटेड वेसिकल्स, तो हमारे पास एसोसिएटेड वेसिकल्स क्या हैं, ये वो वेसिकल्स होती हैं जो कि आपके दो सेक्स को आपस में कनेक्ट कर रही हैं। तो आपके पास जो चीजें आपके सेक्स को या सिस्टर्नी को आपस में कनेक्ट करेंगी, उनको हम क्या बोलेंगे, एसोसिएटेड वेसिकल्स बोलेंगे। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है जी कि द रोल ऑफ एसोसिएटेड वेसिकल इज टू कनेक्ट दी सिस्टर्नी, और हमारे पास जो है एसोसिएटेड वेसिकल्स अलोंग विद सिस्टर्नी आर कॉल्ड गोल्जी कॉम्प्लेक्स। इसके बाद अगर हम बात करें तो इट इज कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड ट्यूब्यूल्स अराउंड अ सेंट्रल स्टेक। इसका मतलब ये है जी कि आपके पास एक सेंट्रल स्टेक है, उसके अराउंड जो है हमारे पास क्या है, इंटरकनेक्टेड ट्यूब्यूल्स का एक पूरा नेटवर्क मौजूद है। अब गोल्जी बॉडी की अगर हम बात करते हैं, इस कंसिस्ट ऑफ यूनिट्स कॉल्ड डिक्टियोसोम्स, ठीक है। जैसे हमने क्या कहा अभी, इट इज आल्सो टर्म्ड एज डिक्टियोसोम। तो हमारे पास ये चीज याद रखनी है आपने कि गोल्जी की जो हमारे पास जो है कंसिस्ट यूनिट्स होते हैं, उनको डिक्टियोसोम कहा जाता है, और उसकी बेस पे हम गोल्जी ऑपरेटर्स को भी डिक्टियोसोम हम समटाइम्स कहते हैं। तो इस चीज को हमारे पास आपने मद्देनजर रखना है, क्योंकि ये चीज जो है आपको कंफ्यूज कर सकती है। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स कंसिस्ट ऑफ यूनिट्स कॉल्ड डिक्टियोसोम्स। Each dictyosome is formed of bundles of curved and flattened cisternae, associated tubules and secretory vesicles। तो हमारे पास हर एक डिक्टियोसोम जो है वो बेसिकली जो है चार चीजों से बना हुआ है, ठीक है। बंडल ऑफ कर्व, कि जो कर्व्ड बंडल्स हैं उनसे मिलके बना हुआ, उसके बाद फ्लैटेंड सिस्टर्नी जो कि आपके पास स्ट्रेट सिस्टर्नी आ जाती है, एसोसिएटेड ट्यूब्यूल जो कि हमारे पास सिस्टर्नीज को आपस में कनेक्ट कर रही है, और स्क्रीटरी वेसिकल्स वो होती हैं जिनसे हमारे पास कोई भी स्ट्रक्चर हमारे पास रिलीज आउट की जाती है। सो वी हैव फोर थिंग्स, बंडल ऑफ कर्व्ड, फ्लैटेंड सिस्टर्नी, एसोसिएटेड ट्यूब्यूल्स एंड स्क्रीटरी वेसिकल्स। तो आपके पास चार चीजें आ गई जो कि हमारे पास अभी तक हमने डिस्कस की हैं। So dictyosome has two distinct faces। faces क्या होते हैं जी, जो चीज किसी चीज को के सामने हो उसको हम क्या बोलते हैं, फेस। मैं जैसे आपको कह रहा हूँ कि आप अगर मेरी तरफ देख रहे हो, कीप योर फेस टुवर्ड्स मी, मीन आप अपना ध्यान मेरी तरफ मुंह करो, दैट इज द, क्या आपका कि गोल्जी ऑपरेटिस का कितने मुंह हैं। तो आपके पास बेसिकली डिक्टियोसोम से गोल्जी ऑपरेटिस के दो मुंह होते हैं, ठीक है, फेसेस होते हैं, ठीक है। अब उस दो फेसेस को हम कहते हैं प्रॉक्सिमल आर सिस, ये चीज याद रखनी है, सिस फॉर्मिंग अक्सर यूज किया जाता है, द प्रॉक्सिमल फेस अक्सर यूज किया जाता है। तो प्रॉक्सिमल फेस इज आल्सो नोन एज सिस फेस। ये आपका अलग से हमारे पास ऑब्जेक्टिव हो सकता है जिसको आपने याद रखना है। सो द प्रॉक्सिमल आर द सिस आर द, इसको हमेशा क्या अक्सर कहा जाता है, फॉर्मिंग फेस। तो ये तीन नाम आपने एक ही चीज के याद रखने हैं, the proximal phase, the cis phase, the forming phase। The proximal phase is also known as forming the cis phase। तो ठीक है, present close to the nucleus, ये चीज आपने याद रखनी है। दूसरा ऑब्जेक्टिव इसी लाइन से आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है कि आपके पास the proximal phase or the cis phase or the forming phase is to present towards the nucleus, is present towards the nucleus। दूसरी जो चीज है आपके पास डिस्टल, ट्रांस और मैच्योरिंग फेज। तो ये तीन नाम अलग से आपने याद रखने हैं। डिस्टल फेज इज आल्सो टर्म्ड एज ट्रांस फेज, ट्रांस फेज इज आल्सो टर्म्ड एज मैच्योरिंग और डिस्टल फेज। तो हमारे पास क्या है, ये एक ही चीज के तीन नाम आपके पास आ गए, डिस्टल और ट्रांस और मैच्योरिंग फेज, ठीक है। मैच्योरिंग फेज लोकेटेड टुवर्ड्स द सेल मेम्ब्रेन। तो आपके पास क्या आ गया, अनदर ऑब्जेक्टिव आ गया जी कि ये आपके पास किसकी तरफ मौजूद हैं, आपके पास सेल मेम्ब्रेन की तरफ मौजूद हैं। तो हम इसको एक छोटा सा आइडिया इस तरह से लेते हैं कि आपके पास क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस है। तो यहां से आपके पास जो है गोल्जी ऑपरेटस मौजूद है। तो ये वाला फेज जो आपके न्यूक्लियस की तरफ है, इट इज आल्सो नोन एज सिस आर प्रॉक्सिमल फेज, ठीक है। तो ये हमारे पास दूसरा जो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन की तरफ है, ये सेल मेम्ब्रेन है आपके पास। तो ये आ गया जी आपके पास ट्रांस और डिस्टल
फेज। तो हमारे पास इसका क्या नाम है, आपके पास इसके अलावा इसको थर्ड नेम क्या दिया जा सकता है आपके पास, वो है आपका मैच्योरिंग फेज और फॉर्मिंग फेज। तो जो फेज आपके पास जो है न्यूक्लियस की तरफ है वो क्या है आपका फॉर्मिंग फेज है, और जो फेज आपके पास जो है सेल मेम्ब्रेन की तरफ है वो क्या है आपके पास मैच्योरिंग फेज है। दीज टू लाइंस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे पास अक्सर इसमें से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। अब क्या है कि वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स, ठीक है, अराइज फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या आपके पास क्या है, वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स क्या है आपके पास अराइज होती हैं आपके पास किससे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और फ्यूज करती हैं विद द फॉर्मिंग फेज ऑफ द न्यू सिस्टर्निया। ठीक है, अब क्या है, आपने एक चीज याद रखनी है, फॉर्मिंग फेज कौन सा था जी, फॉर्मिंग फेज वो फेज है जो कि आपके न्यूक्लियस की तरफ है। अब हम अगर थोड़ी सी एनाटॉमी को थोड़ा और स्टडी करते हैं तो हमारे पास ये चीज हमें सामने आती है कि हमने क्या कहा था कि आपका न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के साथ क्या है आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो मतलब क्या हुआ, आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पीछे आपकी क्या है, गोल्जी बॉडीज हैं। तो आपके पास जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उससे जो हमारे पास स्ट्रक्चर्स आती हैं वो आपके पास किस तरफ, फॉर्मिंग फेज, सिस फेज और प्रोक्सिमल फेज जिसको आप कहते हो उसकी तरफ आ सकती हैं। और हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास वो फ्यूज किसके साथ करती हैं, वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स जो अराइज होती हैं किससे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, वो फ्यूज किसके साथ करती हैं, फॉर्मिंग फेज, क्योंकि ये न्यूक्लियस की तरफ है। ठीक है, और हमारे पास किसकी फॉर्मेशन करती है, न्यू सिस्टर्नी। ठीक है, न्यू सिस्टर्निया का की फॉर्मेशन करती हैं। तो हमारे पास क्या है, आपने 2 से 3 चीजें देख ली कि हमारे पास यहाँ पे क्या क्या चीजें आपके पास हो रही हैं और वो किस तरह से हो रही हैं। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आपके पास ये सिस फेज है। सिस फेज हमने डिस्कस जैसे किया जी कि हमारे पास क्या है, ये किसको की तरफ को रिप्रेजेंट कर रही है, ये उस फेज को रिप्रेजेंट कर रही है जो कि हमारे पास किस तरफ है, न्यूक्लियस की तरफ है। जबकि हमारे पास ट्रांस फेज ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे पास ये कौन सी तरफ है, हमारे पास ये हमारे पास जो है रिप्रेजेंट कर रही है जी कि ये सेल मेम्ब्रेन की तरफ है। अब यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल, तो ये किसकी तरफ से आती है, बेसिकली आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, जब भी कोई स्ट्रक्चर या प्रोटीन बनाता है तो वो जब प्रोटीन हमारे पास उसके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर बनती है वो रिलीज होती है उसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। इस स्ट्रक्चर को हम थोड़ा सा समझते हैं कि ये किस तरह से होता है इस तरह से कि मैं जरा इस तरह से स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ कि हमारे पास क्या है, इसके ऊपर ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है फॉर एग्जांपल, और इसके ऊपर क्या मौजूद है, आपका राइबोसोम मौजूद है। ठीक है, अब क्या होता है, ये राइबोसोम जब प्रोटीन सिंथेसिस करता है तो ये उस प्रोटीन को रिलीज करता है आपके इनसाइड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्योंकि ये प्रोटीन अभी एक्टिवेटेड नहीं होती तो ये क्या करता है, इसको इन द फॉर्म ऑफ यहाँ से बर्ड रिलीज करता है और इसको वेसिकल की फॉर्म में पैक करके किसको भेज देता है, आपके आपके गोल्जी बॉडीज की तरफ भेज देता है। ठीक है, अब गोल्जी बॉडीज के ये किस तरफ आएगा, आपके सिस फेज की तरफ आएगा। अब गोल्जी बॉडी का काम क्या होता है वो हम अभी डिस्कस करेंगे कि इसका काम क्या होता है, ये एक्टिवेशन में इन्वॉल्व होता है, मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स में इन्वॉल्व होता है। दो चीजें होती हैं बेसिकली जो कि हमारे पास काम किसका है, आपकी गोल्जी बॉडी का। आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है जी आपकी जो है राइबोसोम्स को यूज करते हुए प्रोटीन सेंसेस करवा के उस प्रोटीन को प्रोटेक्टेड वे में फ्री वेसिकल की फॉर्म में भेज दे, किसकी तरफ, गोल्जी बॉडी की तरफ भेज दे, और गोल्जी बॉडी क्या करे, उसको हमारे पास क्या करे, एक्टिवेट कर सके। अब ये काम हमारे पास जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं कर सकता। और दूसरी चीज, इसको फ्री वेसिकल की फॉर्म में पैक करने का मकसद यही होता है कि आपके सेल के अंदर मौजूद कोई भी चीज इसको जो है हमारे पास डैमेज ना कर सके। अब क्या होता है कि जब ये इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल आती है तो ये आती है और ये मिल जाती है आपके पास सिस फेज के साथ, और एज द रिजल्ट क्या होता है, आप ये देख सकते हो कि ये हमारे पास क्या है, सिस्टर्नी की डेवलपमेंट होती है और फाइनली आपके पास सिस्टर्नी इस तरह। तो इनिशियली आपके पास ये राउंडेड वेसिकल आके इसके ऊपर अटैच होगी, फिर ये क्या करेगी, इसके साथ जो है ज्वाइनिंग करके अपनी मेम्ब्रेन को फिर इसके अंदर फ्यूज हो जाएगी, तो न्यू सिस्टर्निया की फॉर्मेशन हो रही है। अब क्या होता है, ये प्रोसेस कॉन्टिन्यूसली होता है, और जो ओल्ड सिस्टर्नी होते हैं इससे हमारे पास जो है ये हमारे पास ये ब्रेक हो रहे होते हैं, ये टूटते रहते हैं। उसकी वजह क्या है कि ये क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये प्रोड्यूस कर रहे हैं जी आपके पास सिक्रीटरी वेसिकल्स, कि आपके पास बहुत सी ऐसी प्रोटीन्स होती हैं, बहुत से ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो सेल से बाहर रिलीज किए जाते हैं, और उनको रिलीज करने के लिए हमारे पास किसको यूज किया जाता है, आपके सिक्रीटरी वेसिकल्स को यूज किया जाता है। तो हमारे पास इसके अलावा अगर हम जो स्ट्रक्चर्स को हम पढ़ते हैं, अब ये देखिए यहाँ पे न्यूली फॉर्मिंग वेसिकल हो रही है कि यहाँ से एक न्यू वेसिकल की फॉर्मेशन हो रही है जिसके अंदर कोई भी चीज जो है हमारे पास ट्रांसपोर्ट की जाएगी आउट ऑफ द सेल। तो हमारे पास आपने ये चीज याद रखनी है कि हमारे पास न्यू फॉर्मिंग वेसिकल इज इन्वॉल्व इन द सिक्रीशन ऑफ proteins or enzyme out of the cell, and incoming transport vesicles are
ट्रैकिंग आप ये क्या कर रहे हैं, ये आपके पास न्यू प्रोटीन्स बनाने के लिए लेके आ रहे हैं किसकी तरफ, आपकी गोल्जी बॉडी की तरफ। और आपके पास किसका काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं जी आपके पास कि आपके पास फेस से हमारे पास न्यू सिस्टर्निया की फॉर्मेशन करें। और ये हमारे पास आपको ल्यूमेन क्या बता रहा है कि ल्यूमेन आपके पास क्या होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द गोल्जी ऑपरेटस। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द गोल्जी ऑपरेटस होता है। और उसमें हम क्या देखते हैं, हम फाइनल आगे स्ट्रक्चर्स के फंक्शंस अब पढ़ते हैं कि हमारे पास बेसिकली गोल्जी बॉडी कर क्या रहा है। तो गोल्जी बॉडी की अगर हम बात करते हैं, इट इज इन्वॉल्व इन स्टोरेज, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग ऑफ द सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये किस में इन्वॉल्व है, जैसे मैंने आपको बताया ये स्टोरेज में भी इन्वॉल्व है, ये मॉडिफिकेशंस भी करता है प्रोटीन्स की, ये हमारे पास पैकेजिंग ऑफ द सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स भी करता है। पैकेजिंग ऑफ सेक्रेटरी प्रोडक्ट का मतलब ये है कि वो प्रोडक्ट्स जो कि आपके सेल से बाहर सीक्रेट होनी है, ये उनकी क्या करता है, पैकेजिंग करता है, मीन उसको पैक करता है। और किस फॉर्म में पैक करेगा, आपके पास इस फॉर्म में सेक्रेटरी वेसिकल की फॉर्म में पैक करेगा और इसको पैक करके बाहर रिलीज करेगा, ताकि आपके सेल के इंटरनल एनवायरनमेंट इस प्रोटीन या इस प्रोडक्ट के साथ किसी भी तरह से इंटरेक्ट ना करें और ये इजीली हमारे पास जो है प्योर फॉर्म में हमारे पास बाहर रिलीज हो जाए। इन सम केसेस आपके पास पॉलीसैकेराइड्स में बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम सिंपल शुगर्स। आपके पास क्या होता है, गोल्जी बॉडीज आपके पास इन्वॉल्व किस में होती हैं, आपके पॉलीसैकेराइड से आपके पास सिंपल शुगर्स बनाने में भी इन्वॉल्व होती हैं। दीज पॉलीसैकेराइड में देन बी अटैच्ड टू द प्रोटीन्स। आपके पास एक चीज होती है दैट इज कोफैक्टर और कोएंजाइम। ठीक है, कोफैक्टर आपके पास वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि आपके एंजाइम को एफिशिएंटली वर्क करने में इन्वॉल्व होते हैं। ये एंजाइम एक्टिवेशन में भी इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो आपके पास बहुत से एंजाइमेटिक प्रोटीन्स बनती हैं, मगर वो क्या होती हैं, वो इनएक्टिवेटेड होती हैं। बेसिकली उनको किसकी जरूरत होती है, आपके कोफैक्टर्स की जरूरत होती है। तो वो कोफैक्टर बेसिकली इन पॉलीसैकेराइड से बना के आपकी प्रोटीन्स के साथ अटैच किए जाते हैं। और ये आपके पास क्या होते हैं, प्रोटीन्स के साथ जब अटैच किए जाते हैं या फिर लिपिड्स के साथ अटैच किए जाते हैं। ये पॉलीसैकेराइड जो होते हैं बेसिकली इनको दो चीजों के साथ अटैच किया जाता है, प्रोटीन्स या लिपिड्स के साथ। और आपको पता है फिर कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस होती है। अगर ये कार्बो प्रोटीन्स के साथ मिले पॉलीसैकेराइड तो ये फॉर्मेशन करते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स की, और अगर ये लिपिड्स के साथ अटैच हों तो ये हमारे पास क्या बनाते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स बनाते हैं, और फिर ये एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम में भी इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद हमारे पास सेक्रेटरी वेसिकल प्रोड्यूस्ड बाय द गोल्जी ऑपरेटस में प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन एडिंग सरफेस एरिया टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये किस में इन्वॉल्व है जी, सरफेस एरिया की एडिशन में इन्वॉल्व है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। अब ये प्रोसेस किस तरह से होता है हम इसको देखेंगे किस तरह से, जब लाइसोसोम हम स्टडी कर रहे होंगे कि एड किस तरह करते हैं सरफेस एरिया। वहां पे हमारे पास एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस का प्रोसेस क्योंकि हो रहा होता है, तो इस तरह से हम उसको स्टडी करेंगे। सो द नेक्स्ट थिंग जो कि हमारे पास ये है, हमारे पास जो नेक्स्ट ऑर्गेनेली है, हमारे पास इनको सब सेलुलर ऑर्गेनेलीज भी कहा जाता है। इसको डिस्कस करने से पहले हम एक ओवरऑल दोबारा से व्यू लेते हैं जी कि हमारे पास गोल्जी ऑपरेटर्स में से क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। पहली चीज, गोल्जी बॉडी इज आल्सो नोन एज डिक्टियोसोम। दूसरी, किसने डिस्कवर की, कैमिलो गोल्जी ने। कब डिस्कवर की, 1898 में। कैसे डिस्कवर की, बाय यूजिंग स्टेनिंग टेक्निक। उसके बाद हमारे पास इसमें पूछे जा सकते हैं आपके पास मेम्ब्रेन बाउंडेड सेक्स इन गोल्जी बॉडी इज टर्म्ड एज सिस्टर्नी। ठीक है, अब these cisternae are together consist of associated vesicles and जो दूसरी चीज है आपके पास क्या है, हमारे पास नहीं सॉरी, these cisternae together with associated cisternae और associated tubules मिलकर क्या बनाती हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स बनाती हैं। It is complex system of interconnected tubules around the central stake। ये क्या है, अराउंड द सेंट्रल स्टेक है हमारे पास इंटरकनेक्टेड ट्यूब्यूल्स के। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो दीज गोल्जी कॉम्प्लेक्स कंसिस्ट ऑफ यूनिट्स कॉल्ड डिक्टियोसोम्स। ठीक है, और डिक्टियोसोम्स हमारे पास चार चीजों से मिलकर बना है, बंडल ऑफ कर्व्स, लेटेंट सिस्टर्नी, उसके बाद एसोसिएटेड ट्यूब्यूल्स एंड सेक्रेटरी वेसिकल्स। ठीक है, और डिक्टियोसोम के दो फेसेस हैं, हम बात कर चुके हैं उसकी, प्रॉक्सिमल सिस फॉर्मिंग फेज, डिस्टल ट्रांस और मैच्योरिंग फेज। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास हो सकता है। उसके बाद फंक्शंस आपसे पूछे जा सकते हैं जी कि हमारे पास पॉलीसैकेराइड सिंथेसिस में जब गोल्जी बॉडी इन्वॉल्व होता है तो वो उससे क्या बनाता है, वो सिंपल शुगर्स बना रहा होता है, या सिंपल शुगर से आपके पास पॉलीसैकेराइड्स बना रहा है। या फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि दी पॉलीसैकेराइड सिंथेसाइज्ड बाय गोल्जी ऑपरेटर्स में अटैच टू द प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, बोथ प्रोटीन एंड लिपिड्स। ठीक है, आपके पास न्यूक्लियोटाइड का भी ऑप्शन हो सकता है। तो आपके पास, तो आपने ये देखना है कि वहां पे स्पेसिफिकली आपसे किस चीज का पूछा गया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो सेक्रेटरी वेसिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय गोल्जी ऑपरेटर्स में प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन एडिंग सरफेस एरिया। कि ये किस में इन्वॉल्व है, एडिशन ऑफ द सरफेस एरिया में इन्वॉल्व है।
अब क्या होता है कि लाइसोसोम्स जो हैं बेसिकली, तो ये इनको हमारे पास इनकी स्ट्रक्चर हम डिस्कस करते हैं। बेसिकली आपके एक चीज याद रखनी है कि लाइसोसोम्स की जो सेंसेस है वो आपके पास किससे हो रही है जी, है वो हो रही है आपके पास गोल्जी बॉडी से हो रही है। तो आपके पास लाइसोसोम्स के अगर नाम हम देखें तो इट इज कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स, द लाइसो एंड द सोमा। तो लाइसो क्या है हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है स्प्लिटिंग को, और सोमा रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास बॉडी को। सो लाइसोसोम इज टर्म्ड एज दोज बॉडीज दैट आर इन्वॉल्व इन द स्प्लिटिंग. They are the cytoplasmic organelles found in most eukaryotic and are different from other cytoplasmic organelles due to their morphology. अब दो सी तीन चीजें इस पूरी लाइन में डिस्कस हुई हैं। पहली क्या है, ठीक है, एक तो ये साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स है, दूसरी हमारे पास ये सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में पाई जाती है। दे आर फाउंड इन मोस्ट यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है, मोस्ट यूकैरियोटिक सेल्स में पाई जाएंगी, प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर ये एब्सेंट होती है। ये चीज आपने याद रखनी है। और ये डिफरेंट है आपके पास अदर सेल ऑर्गेनेली से ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉर्फोलॉजी। आपसे अक्सर ये पूछा जा सकता है कि लाइसोसोम्स आर डिफरेंट फ्रॉम अदर सेल साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजियोलॉजी, देयर एनाटॉमी, देयर मॉर्फोलॉजी। तो आपको पता होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉर्फोलॉजी, ठीक है। तो हमारे पास देखते हैं नेक्स्ट चीज हमारे पास जो है, दीज वर आइसोलेटेड एज सेपरेट कंपोनेंट्स फॉर द फर्स्ट टाइम बाय डीडेव इन 1949। 1949 में हमारे पास सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ द फॉर द फर्स्ट टाइम बाय डीडेव है कि हमारे पास सबसे पहले किसने डिस्कवर किया इसको, डीडेव इन 1949। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास थीटा पर्सपेक्टिव से आपके पास दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, आपका साइंटिस्ट और आपकी डेट ऑफ डिस्कवरी। तो ये चीजें आपने याद रखनी है कि डीडेव इन 1949। लाइसोसोम की अगर हम बात करते हैं तो दे आर सराउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन एंड आर सिंपल सेक्स दैट कंटेन वेरी लार्ज वैरायटी ऑफ फूड डाइजेस्टिंग एंजाइम्स कॉल्ड हाइड्रोलेजेस। आपके जो है हमारे पास पहली चीज जो आपने याद रखनी है वो है ये जी, दैट इज सिंगल मेम्ब्रेन। बाकी सारी जितनी भी स्ट्रक्चर्स हैं मोस्टली आपके पास ऑर्गेनेलीज भी हैं वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स हैं। दे आर सराउंडेड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, ठीक है, एंड आर सिंपल सेक्स दैट कंटेन वेरी लार्ज वैरायटी ऑफ फूड डाइजेस्टिंग एंजाइम। इनके पास क्या है, फूड डाइजेस्टिंग एंजाइम है, और वो डाइजेस्टिंग एंजाइम्स कौन से हैं, हाइड्रोलेजेस हैं। हाइड्रोलेजेस का काम क्या होता है जी, बेसिकली दे आर इन्वॉल्व इन द डिग्रेडेशन बाय द एडिशन ऑफ वाटर। ये क्या करते हैं, पॉलीसेकेराइड्स को डिग्रेड करते हैं और उससे सिंथेसाइज करती हैं आपकी मोनोसेकेराइड्स की बाय द एडिशन ऑफ वाटर। आपकी वाटर की एडिशन होगी, हाइड्रोलिसिस का रिएक्शन होगा, तब ही आपके पास जो है डाइजेशन ऑफ फूड होगी। मगर ये याद रखना आपके पास सिंपल सेक्स हैं, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड हैं, और हमारे पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो कि बेसिकली क्या है, हाइड्रोलेजेस हैं। अब क्या है कि एनी फॉरेन ऑब्जेक्ट जब भी आपके पास एंटर होगा आपके सेल के अंदर, तो आपका सेल क्या करता है, बेसिकली इसको जब इनगल्फ करता है तो इमीडिएटली इनगल्फ बाय द लाइसोसोम। तो उसको फौरी तौर पे फिर उसके बाद कौन इनगल्फ कर लेता है, आपका लाइसोसोम इनगल्फ कर लेता है, और फिर उसको क्या करेगा, कंप्लीटली ब्रोकन डाउन कर देगा इनटू डाइजेस्टेबल पीसेस, और उसको डाइजेस्टेबल पीसेस में हमारे पास क्या कर देगा, ब्रेक डाउन कर देगा। अब क्या होता है, दिस प्रोसेस इज नोन एज फेगोसाइटोसिस। इस प्रोसेस पूरे को हम क्या कहते हैं, फेगोसाइटोसिस कहते हैं। अब फेगोसाइटोसिस में क्या होता है कि हमारे पास आपका सेल क्या करता है, किसी भी चीज को इनगल्फ कर रहा है, उसकी ईटिंग कर रहा है। हमने पीछे डिस्कस किया था, दो टर्मिनोलॉजीज थी, फेगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस। द ईटिंग ऑफ द सेल इज टर्म्ड एज फेगोसाइटोसिस व्हाइल द ड्रिंकिंग ऑफ द सेल इज टर्म्ड एज पिनोसाइटोसिस, ठीक है। अब क्या होता है, दे आर वेरी अबंडेंट इन दोज एनिमल सेल्स व्हिच एग्जिबिट फेगोसाइटिक एक्टिविटी। न्यूट्रोफिल्स हम उसको बोल सकते हैं कि हमारे पास क्या है, उन सेल्स के अंदर बहुत ज्यादा होते हैं जो उन्होंने क्या करना है, फेगोसाइटिक एक्टिविटी करनी है। आपके पास जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं वो भी फेगोसाइटोसिस करते हैं, आपके मैक्रोफेजेस हैं वो भी फेगोसाइटोसिस करते हैं। और क्योंकि उन्होंने फेगोसाइटोस करके चीजों को ब्रेक डाउन करना होता है, तो उन सेल्स के अंदर आपके पास लाइसोसोम हाईएस्ट नंबर में पाए जाते हैं। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि दे आर अबंडेंट इन योर फेगोसाइटिक सेल्स दैट आर फॉर एग्जांपल न्यूट्रोफिल्स। अब यहाँ पे हम देखते हैं जी क्या होता कैसे है, सबसे ज्यादा इजीली प्रोसेस किस तरह हो रहा है कि आपके पास जब भी फूड आती है तो आपके पास क्या होता है, आपकी सेल की इनवेजिनेशन होती है। आपकी सेल क्या करती है, कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर बनाती है ताकि वो क्या करे, ट्रैप करे फूड पार्टिकल को। फिर क्या करते हैं, हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर आपस में पिछली मेम्ब्रेन बाउंड हो जाती है और इंटरनल मेम्ब्रेन इसको कवर करके इनसाइड आ जाती है। इनगल्फमेंट, दिस इज इनगल्फमेंट प्रोसेस, ठीक है। अब क्या होगा कि उसके बाद हमारे पास लाइसोसोम्स जो हैं, हमने क्या कहा था कि हमारे पास देखें आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, उसके अंदर प्रोटीन सिंथेसिस हुई है, उसने स्क्रीटरी वेसिकल्स बनाए, उसने जो एंजाइम्स थे हमारे पास हाइड्रोलाइटिक एंजाइम वो इनएक्टिवेटेड थे, उनको किधर भेज दिया उसने, आपके गोल्जी बॉडीज के पास। आपकी गोल्जी बॉडीज ने उसको एक्टिवेट किया है और उसको फ्री स्क्रीटरी वेसिकल्स
आपके पास क्या है, हमारे पास स्क्रीटरी वेसिकल्स की फॉर्म में हमारे पास क्या कर दिया, रिलीज किया। और ये बेसिकली उस टाइम क्योंकि इनके अंदर क्या है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं, तो दे विल बी टर्म्ड एज लाइसोसोम, दे विल बी टर्म्ड एज लाइसोसोम। अब क्या होता है, ये लाइसोसोम की जो हमारे पास स्क्रीटरी वेसिकल जाती है, ये हमारे पास बाइंड करती है इस फूड वैक्यूल के साथ। अब उस फूड वैक्यूल के साथ जब ये बाइंड करती है, तो हमारे पास क्या होता है, इन दोनों के दरमियान क्या होता है, फ्यूजन का प्रोसेस होता है। फ्यूजन के प्रोसेस की वजह से आपके सारे एंजाइम्स क्या हैं, आपके इनसाइड ऑफ द फूड वैक्यूल पहुंच चुके हैं। अब ये हमारे पास जो फूड वैक्यूल था, इसके अंदर अब आपके एंजाइम्स भी आएंगे। पहले सिर्फ फूड थी, फूड वैक्यूल। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे ब्रेक डाउन हो चुका है, डाइजेशन हुई है। अब डाइजेशन के बाद आपके पास लाइसोसोम इनगल्फिंग डैमेज्ड ऑर्गेनेली। अब क्या होगा कि हमारे पास क्या है, आपके पास डाइजेशन होगी। दूसरी चीज क्या होती है, जो इंपॉर्टेंट काम आपका जो है, हमारे पास लाइसोसोम एक और भी करता है कि आपके पास अगर समटाइम्स आपकी क्या आ गई है, डैमेज्ड ऑर्गेनेली होगी, कोई ऑर्गेनेली डैमेज हो गई है, और उसकी वजह से आपका सेल क्या करता है, उसको चाहता है कि मैं इसको डिग्रेड कर दूं और उसकी जगह नहीं बना दूं। तो आपका लाइसोसोम उसी वे में जाता है, उसको इनगल्फ करता है और उसको डिग्रेड करके उसको डाइजेस्ट कर देता है। तो बेसिकली दीज आर द टू इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म। जो आपने लिटरेचर में नई चीज पढ़ी वो ये चीज थी कि आपका लाइसोसोम जो है वो हमारे पास डैमेज्ड ऑर्गेनेली को भी इनगल्फ करने का प्रोसेस करता है। सो फिगर्स जो है आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहली चीज तो ये फूड को तो डाइजेस्ट करेगा ही करेगा। दूसरा आपके पास जो है आपका लाइसोसोम इज इन्वॉल्व इन द इनगल्फमेंट ऑफ द डैमेज्ड ऑर्गेनेली। अब ईटा में अक्सर इस तरह से होता है कि वो आपको क्वेश्चन में दे देंगे कि लाइसोसोम इज इन्वॉल्व इन द डाइजेशन ऑफ, नीचे आपको देंगे फूड वैक्यूल, दूसरा आपको दे देंगे आपके पास ऑर्गेनेली, तीसरा आपको दे देंगे जी हमारे पास जो है कोई भी हमारे पास फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स, और चौथा आपको ऑप्शन दे देंगे जी हमारे पास ऑल ऑफ दीज। अब क्या होता है, स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होता है क्योंकि उसने पढ़ा होता है जी कि इट इज इन्वॉल्व इन द डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है, क्योंकि अभी हमने जो पीछे बात पढ़ी कि इट इज इन्वॉल्व इन द डाइजेशन ऑफ फूड, तो वो क्या करेगा, फौरी तौर पे ऑप्शन ए को टिक करता है और वो खुश होता है कि मेरा एमसीक्यू ठीक हो गया, जबकि वो रॉन्ग कर रहा होता है। चौथा ऑप्शन उसको करना चाहिए था, दैट इज ऑल ऑफ दीज। क्यों? क्योंकि वही हमारे पास फूड वैक्यूल को भी डाइजेस्ट करने, फूड को भी डाइजेस्ट करने का काम करता है, या आपके पास डैमेज ऑर्गेनेली को भी डाइजेस्ट कर रहा है, ये प्रोटीन्स को भी डाइजेस्ट करेगा, बिकॉज प्रोटीन्स आर आल्सो सोर्स ऑफ एनर्जी। तो हमारे पास आपका लाइसोसोम इन सारी चीजों कर सकता है। तो आपने ये सारी चीजें अपने माइंड में रखनी होती हैं ड्यूरिंग अटेम्प्टेशन ऑफ द ईटा पेपर। दिस इज द एंडोसाइटोसिस प्रोसेस, ठीक है। अब क्या होता है जी, आपके पास फेगोसाइटिक प्रोसेस जो है, हम उसको एंडोसाइटोसिस भी कहते हैं। अब क्या होगा कि हमारे पास सबसे पहले आपके सेल मेम्ब्रेन इसको जो है हमारे पास इनगल्फ करेगी, फिर उसके साथ लाइसोसोम आएगा और फिर उसके बाद आपको ये डाइजेस्ट करके सारी चीजें दे देगा। अब हमने जो एक चीज पढ़ी थी, दैट इज जो कि हमने गोल्जी बॉडीज में पढ़ी कि सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास क्या है, वही सिक्रीटरी वेसिकल है, ये आई है और ये अटैच हुई है जब, तो हमारे पास क्या हो गया कि आपकी ये वो प्रोटीन तो हमारे पास रिलीज हो गई, मगर क्या हुआ, ये मेम्ब्रेन आपके पास ऐड हो गई है आपके किसके अंदर, आपकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर। तो हमारे पास एज अ रिजल्ट इसने क्या बढ़ा दिया, आपके पास एरिया बढ़ा दिया है, सरफेस एरिया बढ़ा दिया आपके सेल का। That was the concept. Okay. Now lysosomes are bounded by a single membrane and contain numerous hydrolytic and acid phosphatases enzyme. इसके अलावा आपके पास क्या है, एसिड फॉस्फेटेसेस भी होते हैं। हमने बात तो पहले की थी कि हाइड्रोलाइसेस होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, मगर आपके पास जो है एसिड फॉस्फेटेसेस भी होते हैं। दीज एंजाइम्स आर सेंसाइज्ड ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो हम बात पढ़ चुके हैं। उसके बाद जो फर्दर उनकी प्रोसेसिंग होती है वो किधर होती है, गोल्जी ऑपरेटर्स में। और उसके बाद दिस प्रोसेस एंजाइम्स आर बब्ड ऑफ, बब मीन उसकी जो है बडिंग ऑफ होती है, बडिंग ऑफ होती है, उसकी बड ऑफ होते हैं। और उसके बाद हमारे पास क्या होता है, दे आर टर्म्ड एज प्राइमरी लाइसोसोम्स, क्योंकि उनके अंदर क्या मौजूद है, हाइड्रोलिटिक और एसिड फॉस्फेटेसेस हैं, और इनका काम इनसाइड द सेल होता है। दैट इज व्हाई जो हमारे पास जो है स्क्रीटरी वेसिकल होती है, गोल्जी वेसिकल होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, लाइसोसोम बोलते हैं। एंड दीज कंटेन दोज एंजाइम व्हिच कैन डाइजेस्ट द फेगोसाइटोज्ड फूड पार्टिकल। मगर आपने याद रखना है कि अगर आपके पास जो है हमारे पास डैमेज्ड ऑर्गेनेली का ऑप्शन होगा तो आपने उसको जरूर कंसिडर करना है, कि अक्सर आपसे ईटा में इस तरह से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ड्यूरिंग ऑटोफेगी सेल्फ ईटिंग सम ओल्ड वॉर्न आउट पार्ट्स ऑफ द सेल आर आल्सो डाइजेस्टेड। तो हमारे पास सेल्फ ईटिंग भी होती है हमारे पास, इसको जब हमारे पास पुराने पार्ट्स के सेल्स के पुराने पार्ट्स को या डैमेज ऑर्गेनेली को हमारे पास अगर खाया जाएगा तो उस प्रोसेस को हम फेगोसाइटोसिस नहीं बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑटोफेगी। तो आपने दो चीजों में यहाँ पे बहुत एहतियात करनी है। आपके पास ऑटोफेगी भी पूछा जा सकता है, आपके पास फेगोसाइटोसिस भी पूछा जा सकता है। अब अगर वो पूछते हैं द सेल्फ eating of some old worn out parts digestion is termed as
ऑटोफेगी और दिस प्रोसेस इज कंटिन्यूड बाय लाइसोसोम। तो आपको ये दोनों चीजें पता होनी चाहिए कि ये प्रोसेस कौन करता है, लाइसोसोम करता है, और इसको हम क्या कहते हैं, ऑटोफेगी कहते हैं। इस केस में हम इसको फेगोसाइटोसिस नहीं बोलेंगे। फेगोसाइटोसिस के केस में आपके पास फूड बाहर से आ रही होती है, जबकि आपके पास ऑटोफेगी में आपके पास स्ट्रक्चर जो है ऑलरेडी इनसाइड द सेल होती है, उनको हमारे पास खाया जाता है। इन दिस वे मटेरियल्स ऑफ द सेल मे बी रिसाइकल्ड एंड सेल मे बी रिन्यूड, और आपके पास जो सेल्स होते हैं वो उनकी रिन्यूइंग भी की जा सकती है। देयर एंजाइम्स कैन आल्सो रिजल्ट इन डीजनरेशन ऑफ सेल, कि आपके पास उनके एंजाइम्स जो हैं उनकी जो हमारे पास डीजनरेशन ऑफ द सेल भी की जा सकती है। एज मे अकर ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल प्रोसेस। तो हमारे पास क्या है, आपके एंजाइम्स जो हैं वो उनकी इसमें डीजनरेशन भी हो सकती है आपके सेल के अंदर। तो हमारे पास क्या होता है कि आपके पास बार बार आपको लाइसोसोम दोबारा से बनाने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि आपके एंजाइम जो हैं उनकी डीजनरेशन हो गई है, तो आपके पास इस वजह से आपको डेवलपमेंटल प्रोसेस में अगेन एंड अगेन आपको न्यू लाइसोसोम्स और न्यू उसके एंजाइम्स बनाने पड़ते हैं। अब क्या होता है कि समटाइम्स आपके पास लाइसोसोम जो होता है वो आपके पास माल फंक्शनिंग में चला जाता है। माल फंक्शनिंग का मतलब ये होता है जी आपके पास कि उसने प्रॉपर वर्किंग छोड़ दी है। अब इस केस में क्या होता है कि सेवरल कंजेंशियल डिजीजेस आर ड्यू टू accumulation of substances such as glycogen and various lipids in the cell। कि आपके पास बहुत सी ऐसी डिजीज आपको होती हैं जिसकी वजह क्या होती है आपके पास के आपके सेल के अंदर ग्लाइकोजन की हमारे पास जो है हमारे पास स्टोरेज बहुत ज्यादा हो गई है, या फिर आपके पास लिपिड्स की जो है हमारे पास बहुत ज्यादा हो गया। तो इसकी वजह क्या होती है, बेसिकली म्यूटेशंस होती हैं। म्यूटेशंस किसके अंदर आएंगी, आपके जीनोम आपके डीएनए के अंदर आएंगी, और उसकी वजह से क्या होता है आपकी प्रोटीन्स प्रॉपर नहीं बनती हैं, आपके एंजाइम्स प्रॉपर नहीं बनते, और एज अ रिजल्ट आपके लाइसोसोम के एंजाइम्स जो हैं अगर उनके अंदर म्यूटेशंस आ गई हैं उसके तो आपके जो एंजाइम्स होंगे वो म्यूटेट हो जाएंगे और वो प्रॉपर वर्क नहीं करेंगे। इसकी एग्जांपल पहली जो डिजीज है ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 डिजीज, इसमें क्या होता है कि आपके लिवर के मसल सेल्स जो होते हैं वो बेसिकली जो होते हैं उनके अंदर ग्लाइकोजन स्टोर होने की एबिलिटी होती है। तो अब क्या होता है कि उनके अंदर ग्लाइकोजन बहुत ज्यादा स्टोर हो जाता है, मगर उस ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करने का काम किसने करना होता है, आपके लाइसोसोम ने करना होता है। मगर क्या हुआ कि आपके पास लाइसोसोम के अंदर क्या हो गया, कोई भी डैमेज हो गया है, उसके एंजाइम जो हैं वो खराब हो गए हैं, तो आपके पास जो है ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एन एंजाइम आवर बॉडी कैन नॉट कन्वर्ट ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज। आपकी बॉडी जो है हमारे पास ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज कन्वर्ट करने की एबिलिटी नहीं रखती है, और एज अ रिजल्ट क्या है, इस टाइप की डिजीज को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 डिजीज। तो आपसे हमारे पास 2 से 3 तरह का क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकता है। पहली क्या है जी आपके पास कि ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 डिजीज क्या होती है, ठीक है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 डिजीज क्या है। दूसरी चीज आपके पास जो है हमारे पास ये पूछी जा सकती है कि आपके पास बेसिकली जो स्ट्रक्चर्स हैं उसके अंदर हम देखें तो हमारे पास बेसिकली ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 डिजीज में किसकी वजह से हमारे पास इशू आते हैं, उसकी वजह आपके पास लाइसोसोमिक एंजाइम्स की म्यूटेशंस हैं, और इसमें होता क्या है, दे आर फिल्ड विद द ग्लाइकोजन। अब क्या है कि इसके अलावा दूसरी एक डिजीज है दैट इज टेसेक डिजीज। इट इज इन्वॉल्व इन द कैटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स। ये किसमें इन्वॉल्व है, आपके पास कैटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स में इन्वॉल्व है, एंड द accumulation of lipids in the brain cells lead to mental retardation and even death। तो आपके पास क्या हो सकती है, मेंटल रिटार्डेशन भी इसकी वजह से हो सकती है, और आपके पास डेथ भी हो सकती है। अब टेसेक डिजीज में आपने याद रखना है एंजाइम नहीं होगा तो आपकी लिपिड डाइजेशन भी नहीं हो सकती। जब आपके पास कैटाबॉलिज्म क्या है, ब्रेकडाउन का ऑफ द लिपिड्स, ब्रेकडाउन को कहते हैं हम। तो हमारे पास क्या है कि जब आपके पास ब्रेकडाउन नहीं होगी आपकी लिपिड्स की, तो आपके पास कभी भी आपके पास लिपिड जो है वो हमारे पास जो है मोनोमेरिक फॉर्म में नहीं आएगा। एज अ रिजल्ट क्या होगा, उसकी कम्युलेशन भी जमा होता रहेगा, स्टोरी तो हो रही है, तो उसकी वजह से आपको मेंटल रिटार्डेशन सबसे ज्यादा हो सकती है। तो आपके पास ये पूछा जा सकता है ड्यू टू टेसेक डिजीज व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस, द कॉन्सिक्वेंस विल बी मेंटल रिटार्डेशन, या फिर आपके पास इवन डेथ। तो हमारे पास लाइसोसोम के अंदर कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट थी हमने अच्छे से डिस्कस कर ली हैं कि ये फेगोसाइटोसिस में इन्वॉल्व है, डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ ऑर्गेनेलीज। अगर ये डाइजेशन ऑफ फूड करेगा दैट प्रोसेस फेगोसाइटोसिस, और अगर ये डाइजेशन ऑफ ऑर्गेनेलीज करेगा दैट प्रोसेस विल बी ऑटोफेगी, ठीक है। और इसकी सिंथेसिस कहां से हो रही है, आपकी गोल्जी पॉपुलेटस से हो रही है, और उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी लाइसोसोम, ठीक है। और ये हमारे पास इसकी डिजीजेस की दो है हमने डिस्कस किए, ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 जिसमें ग्लाइकोजन स्टोरेज होती है और वो ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हो सकता, और वो स्टोरेज कहाँ हो रही है, आपके लिवर में हो रही है। जबकि टेसेक डिजीज की बात अगर हम करते हैं तो उसमें हमारे पास जो कैटाबॉलिज्म हो रही है वो लिपिड्स की हो रही है, मगर वो कहाँ पे हो रही है, आपके किधर हो रही है, आपके बेसिकली आपके ब्रेन सेल्स के अंदर आपके फैट्स की कम्युलेशन होती है। क्यों? क्योंकि आपके जो ब्रेन है बेसिकली इट इज अप्रोक्सीमेटली 60 to 70% मेड अप ऑफ फैट्स, और इस वजह से आपके पास क्या हो सकती है, मेंटल रिटार्डेशन और डेथ भी हो सकती है।
अनदर टू आपके पास जो है इंपॉर्टेंट जो है सब सेलुलर ऑर्गेनेलिज, 3 सब सेलुलर ऑर्गेनेलिज हैं, बाकी जो सेलुलर ऑर्गेनेलिज हैं आपके पास 3 सब सेलुलर ऑर्गेनेलिज हैं, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम एंड ग्लाइऑक्सिसोम। ठीक है, तो आपके पास इन तीनों को आपने याद रखना है। पेरोक्सिसोम का क्या है, दे आर सब स्मॉल सब सेलुलर बॉडीज, 0.5 माइक्रोमीटर इनका डायमीटर है। ठीक है, और मगर ये याद रखने, दे आर ओनली फाउंड इन प्लांट्स एंड दे आर बोथ फाउंड इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल। ठीक है, ये आपके पास दोनों प्लांट्स और एनिमल्स में पाई जाएंगी। वर्ड याद रखने आपने, इनका नाम पर ऑक्सीसोम, ये वर्ड निकला है जी पर ऑक्साइड से। इनका काम क्या होता है, बेसिकली आपके पास डिटॉक्सिफिकेशन होता है। हम उसको डिस्कस करते हैं कैसे। दे आर ऑल्सो टर्म्ड एज माइक्रोबॉडीज। दे क्या मतलब क्या है जी, आपके पर ऑक्सीसोम और ग्लाइऑक्सिसोम दोनों आपके पास माइक्रोबॉडीज होते हैं। ठीक है, अकेले आपके पास ये माइक्रोबॉडीज नहीं कहलाएंगे। इन एनिमल दे आर मोस्ट कॉमन इन लिवर एंड किडनी सेल। लाइसोसोम सबसे ज्यादा कॉमन किस में थे, जो इसमें सेल्स हैं आपके पास फेगोसाइटोसिस करना है, लाइक न्यूट्रोफिल्स। जबकि हमारे पास पैरोक्सिसोम्स किधर आपके पास ज्यादा होते हैं, सबसे ज्यादा लिवर और किडनी में, क्योंकि ये दो ऑर्गन आपके पास डिटॉक्सिफिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं। They are similar to lysosomes, but they are somewhat more dense and have different enzyme system. कि ये ज्यादा डेंस भी हैं और इनका एंजाइम सिस्टम भी आपके पास डिफरेंट होता है। ये चीज आपने याद रखनी है। ठीक है, अब ये चीज आपसे पूछी जा सकती है कि लाइसोसोम और पेरोक्सिसोम के दरमियान डिफरेंस जो है, दे आर डिफर ऑन देयर बेसिस ऑफ देयर एंजाइम सिस्टम एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंसिटी। तो पेरोक्सिसोम्स की अगर हम फॉर एग्जांपल बात करते हैं, द एंजाइम्स ऑफ पेरोक्सिसोम्स आर नोन टू ब्रेक डाउन द हाइड्रोजन पेरोक्साइड इनटू ऑक्सीजन। ये रिएक्शन इस तरह से होता है, आपके पास क्या होता है, जब भी H2O2 की प्रोडक्शन होती है तो वो किस तरह से होती है कि सबसे पहले आपकी जो सेल होता है, जब हमारे पास ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है, तो वो हमारे पास क्या है, प्रोड्यूस करता है जी हाफ O2। अब इस चीज को हमारे पास डिटॉक्सिफाई करने के लिए, क्योंकि हाफ O2 क्या है, हमारे पास जो है एटॉमिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन है, ये रिएक्ट कर सकती है डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के साथ। तो हमारे पास क्या करता है आपका सेल जो है पेरोक्सिसोम्स, बेसिकली ये इसको ऐड करवा देते हैं विद वाटर। जब ये वाटर के साथ ऐड होता है तो इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, दैट इज H2O2। हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्योंकि आपके पास जो है डिसइंफेक्टेंट का काम करती है, तो ये सेल स्ट्रक्चर्स को स्टिल डैमेज कर सकती है। तो अब क्या करता है आपका सेल, क्या करता है, 2H2O2 मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड को लेता है और उससे प्रोडक्शन करता है दो वाटर मॉलिक्यूल्स की। ठीक है, और आपके पास दो वाटर मॉलिक्यूल्स और एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की सेंसेस होती है। आपको पता है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जो होती है वो हमारे पास रिएक्टिव नहीं होती। तो इस तरह से पेरोक्सिसोम अपना प्रोसेस करता है और आपके पास बेसिकली आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन करके बचा रहा होता है इसके ड्रास्टिक इफेक्ट से। किसके, आपके पास ऑक्सीजन, मोनोटॉमिक या रिएक्टिव ऑक्सीजन इसको बोल रहे होते हैं। अच्छा, अब क्या है कि हम आपकी बुक के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, एंजाइम ऑफ पेरोक्सिसोम आर नोन टू ब्रेक डाउन हाइड्रोजन पेरोक्साइड इनटू ऑक्सीजन। ये देखें, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को उसने किस में ब्रेक कर दिया, ऑक्सीजन में ब्रेक कर दिया। ठीक है, एंड प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम द कोरेसिव इफेक्ट्स, कोरेसिव इफेक्ट से भी बचा रहा है। In the leaves of the green plants, photorespiration may occur in the peroxisomes. आपके पास photorespiration कहाँ पे हो सकती है, आपके peroxisomes के अंदर हो सकती है। तो photorespiration क्या होती है, the oxygen जिसमें हमारे पास क्या कहते हैं, the process of respiration that is occurring in the presence of light। photorespiration हम उसको कहते हैं कि आपके पास लाइट की प्रेजेंस में तो फोटोसेंसिस होनी चाहिए थी, मगर आपके पास फोटोसेंसिस में क्या है, सेंसिस ऑफ फूड होती है, जबकि फोटोरेस्पिरेशन में बेसिकली लाइट की प्रेजेंस में हमारे पास ब्रेक डाउन हो रही होती है। तो दैट इज द थिंग कि हमारे पास जो है, आपके पास जो चीज आती है वो क्या है, आपके पास हमारे पास पेरोक्सिसोम्स कहलाते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ कि हमारे पास जो नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रक्चर आती है वो क्या है, आपके पास ग्लाइऑक्सिसोम्स आते हैं। ग्लाइऑक्सिसोम्स क्या होते हैं, दे आर एब्सेंट इन द लिपिड। ठीक है, पुअर सीड सच एज पी, आपके पास क्या है, लिपिड पुअर सीड्स के अंदर ये मौजूद हैं, सच एज पी के अंदर। ठीक है, और दूसरी चीज क्या है, इट कंटेन्स अ नंबर ऑफ एंजाइम्स इंक्लूडिंग ग्लाइकोलिक एसिड, ऑक्सीडेज एंड कैटालेज। इसके अंदर क्या है, आपके पास दो इंपॉर्टेंट एंजाइम्स हैं, ग्लाइकोलिक एसिड, ऑक्सीडेज है और कैटालेज मौजूद है। मोस्ट अबंडेंट इन प्लांट सीडलिंग्स होते हैं ये। और प्राइमरी एक्टिविटी की अगर इसकी बात की जाए आपके ग्लाइऑक्सिसोम्स के अंदर, इज द कन्वर्जन ऑफ फैटी एसिड टू द कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये कन्वर्ट किसको कर रहा है, आपके फैटी एसिड्स को कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर कन्वर्ट करने का काम कर रहे हैं। पेरोक्सिसोम्स आपके पास क्या कर रहा था, आपके पास वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को कन्वर्ट करता है ऑक्सीजन के अंदर। तो ग्लाइऑक्सिसोम आपने याद रखना है, इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट एंजाइम्स है, ग्लाइकोलिक एसिड, ऑक्सीडेज, और दूसरा है कैटालेज। और तीसरी आपके पास इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है प्राइमरी एसिड एक्टिविटीज की, क्या है, फैटी एसिड टू कार्बोहाइड्रेट कन्वर्जन। In lipid rich seeds such as soybean, glyoxysomes provide site for the breakdown of lipids। ठीक है, ये क्या करते हैं, साइट प्रोवाइड करते हैं आपके ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड्स की। एंड these organelles are abundant in seed poor are absent in seed poor and lipid।
क्योंकि इसने काम क्या करना है, फैटी एसिड को कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करना है। तो आपके पास ये ऑर्गेनेलीज जो होती हैं वो एब्सेंट होती हैं इन सीड, पुअर इन लिपिड्स। आपके जो सीड पुअर हैं आपके लिपिड्स के अंदर, जिनके अंदर लिपिड की स्ट्रेंथ कम है, तो वो हमारे पास जो है आपके उन ऑर्गेनेलीज के अंदर आपके ग्लाइकोक्सिसोम जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। ये सिर्फ उनके अंदर होते हैं जिनके अंदर आपके पास क्या होगा, लिपिड होगा। तो अब ये देख सकते हैं आपके पास ग्लाइकोक्सिसोम की स्ट्रक्चर है और ये हमारे पास बेसिकली हाइड्रोलाइज करने का काम करता है किसको, फैटी एसिड्स को। टिडबिट हम अक्सर डिस्कस करते हैं, तो आपकी एक और जो हमारे पास टिडबिट यहाँ पे दी गई, दैट इज ग्लाइकोक्सिसोम आर ओनली प्रेजेंट ड्यूरिंग अ शॉर्ट पीरियड इन द जर्मिनेशन ऑफ द लिपिड रिच सीड। कि आपके पास जो है ड्यूरिंग द जर्मिनेशन पीरियड जब होता है लिपिड रिच सीड के, तो आपके ग्लाइकोक्सिसोम सिर्फ तब ही मौजूद होते हैं, उसके अलावा वो मौजूद नहीं होते हैं। दे आर एब्सेंट इन द लिपिड पुअर सीड सच एज पी। तो आपके पास इससे दो क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं कि कैस्ट्राइल इज एन एग्जांपल, कैस्ट्राइल सीड इज एन एग्जांपल ऑफ लिपिड रिच सीड, जबकि हमारे पास जो है पी इज एन एग्जांपल ऑफ लिपिड पुअर सीड। तो ये आपने एक याद रखना है आपके पास। और यहाँ पे हमारा आज का जो टॉपिक है वो हम एंड करते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं वो उसके आप वन बाय वन करके हमसे मुझसे पूछ सकते हो, और जो भी आपके पास इश्यूज आएंगे वो वन बाय वन आप डिस्कस